हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में, यानी रियल नंबर के बारे में। यदि आप इस अध्याय को पढ़ चुके हैं और अगर आपको लग रहा है कि इस अध्याय से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आपके अंदर इस प्रकार की समस्या है तो ये वीडियो के लिए है। हम इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, उन सभी प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पीछे के साल में पूछा जा चुका है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके अंदर वो डर, वो जो समस्या है कि बोर्ड एग्जाम में वास्तविक संख्या से सवाल बनेगा या नहीं बनेगा, वो दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वन शॉट क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे किस किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या है। पहला इस टॉपिक का पहला पॉइंट क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय। हम आप इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। देखिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। तो आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि यदि यदि ए और यदि ए और बी है ना, यदि ए और बी धनात्मक धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ए और बी क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो बी ए और बी यदि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो क्यू और आर आर इस प्रकार की संख्या होगी, इस प्रकार की इस प्रकार की इस प्रकार की संख्या होगी होगी इस प्रकार की संख्या होगी ताकि 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 ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर को ए बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा संतुष्ट करेगा। जहां पर अगर हम बात करें, जहां पर हम बात करें कि आर क्या होगा, जहां पर हम बात करें कि आर का वैल्यू क्या है, आर क्या हो सकता है, तो आपको पता है कि आर का वैल्यू जो होगा वो बड़ा जीरो से बड़ा परंतु बी से छोटा होगा। यानी कि जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर भी हो सकता है परंतु बी से छोटा होगा, लेकिन बी के बराबर नहीं होगा। ये कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से अगर हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय प्रमेय का अगर हम बात करें कि विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रमेयिका, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात ज्ञात करते हैं तो तो इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। यानी कि क्या हुआ, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। तो याद रखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात करते हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। और पता होना चाहिए
कि बिहार बोर्ड एग्जाम में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हर एग्जाम में कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हर साल कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सवाल नहीं पूछा गया है। तो हमने इसको देख लिया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप एचसीएफ कैसे ज्ञात करोगे। तो आपको पता है कि ए और बी अगर दो संख्या है, ए और बी अगर दो संख्या है तो ए डेफिनेट बड़ा होगा और बी छोटा होगा। ए क्या होगा, बड़ा होगा और बी क्या होगा, छोटा होगा। तो हम ए से हम क्या करेंगे, अगर ए बड़ा है तो बी से भागा देंगे ए में, है ना। तो एक मिलेगा क्यू और यहां से कुछ मिलेगा और वो मिलेगा आर। तो ये आपको पता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ये जो स्टेप बन रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर के बारे में कहा जाए, जहां आर के बारे में कहा जाए तो 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी हो सकता है परंतु बी से छोटा हो जाएगा। ये जो बेसिक है ये कोई नया चीज नहीं है, ये आपने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। वही तो है, ए को हमने भाज बोला, बी को हमने भाजक बोला, क्यू को हमने भागफल बोला और आर को हमने शेषफल बोला। तो ये जो भाग की क्रिया है, भाग की क्रिया में हम क्या करते थे कि यदि बी से अगर ये छोटा हो जाए तो नहीं लगाते थे, लेकिन इस क्रिया में क्या करना है, लगाते जाना है। और कब तक लगाते जाना है, जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। और हर एक स्टेप यूक्लिड विभाजन परिमिका का एक स्टेप कहलाएगा, एक स्थिति कहलाएगा। तो चलिए इस टॉपिक को क्वेश्चन से समझते हैं और हम वही क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो पीछे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वीडियो में लगातार बने रहिए और यदि आपको बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है और ये सवाल 2012 में पूछा गया सवाल है। अब ये देखिए क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 135 और 225, 135 और 225 का आप निकालिए HCF, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 135 और 225 का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो ये प्लेन बोर्ड है, यदि हम इसको पेज में सॉल्व करें 135 और 225 तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपने बोर्ड कॉपी में कैसे लिखोगे, 135 और 225, हम 135 और 225 का हम निकालने वाले हैं एचसीएफ। मान लेते हैं कि ये आपका बोर्ड एग्जाम का कॉपी है, इसी प्रकार का रहता है। तो ये सवाल यदि आपसे पूछा तो इस सवाल को आप बोर्ड कॉपी में कैसे लिखोगे, इस सवाल को आप बोर्ड कॉपी में कैसे लिखोगे। आपको पता है कि बोर्ड में हम लोग कौन सा इंक का यूज करते हैं, तो वही इंक ले लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि इस लाइन में जो भी लिखे वो हट जाए। तो मान लेते हैं ये बोर्ड का कॉपी है, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का कॉपी है और इस कॉपी में आप इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बन रहा है और जो कॉपी है वो भी खूबसूरत लगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, पहली संख्या है हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या 1 ये लिख देना है और इसको अंडरलाइनिंग कर देना है, अंडरलाइनिंग कर देना है। ये हो गया प्रश्न उत्तर संख्या 1। और आप कोशिश करोगे ये जो हमने लिखे हैं ये ब्लू पेन से लिखे हैं, आप इसको ब्लैक पेन का यूज करो और बाकी जो हमने सवाल बनाएंगे उसे ब्लू पेन से लिखेंगे।
इसके बाद आप इस पेज को दो इक्वल इक्वल भाग में बांट दीजिए और यहाँ पर इस स्टेप में मतलब इस भाग में आपको क्या करना है, भाग करना है। क्या भाग करेंगे, 135 हम लिखेंगे कि चूंकि 135 135 और 200 225 इन दोनों संख्याओं को हम बारीकी से देखें तो 135 छोटा है और 225 बड़ा है। 135 छोटा है, 225 बड़ा है। तब हम इसे निकालेंगे इक्वलेट विभाजन परिमेय से। हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। 135 से भाग लगाएंगे 225 में, 135 से भाग लगाएंगे 225 में। आप चेक करो कि ये कितना बार में लगेगा। एक दो बार में लगाएंगे तो ये 200 हो जाएगा 70। हम एक बार में लगाएंगे तो एक बार में लगाएंगे तो यहां लिखेंगे एक और नीचे लिख देंगे 135। अब इसको करना है माइनस, इसको क्या करना है, माइनस करना है, घटा देना है। जब घटाएंगे 5 में से 5 को घटाओगे तो 0 आएगा। 5 में 5 को घटाएंगे 0 आएगा। 2 में 3 नहीं जाएगा तो बगल वाला से हम एक पैसा लेंगे तो जो 2 था वो बन जाएगा 12 और 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब देखिए ये हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा। अब नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो यहां से दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा। अब इस 90 को 135 में भागा लगाएंगे। यहाँ पर देखें तो दो बार में 90 दूना 100 से ज्यादा हो जाता है। फिर हम एक बार में लगाएंगे, जब एक बार में लगाएंगे तो 90 हो जाएगा। अगर हम इसको घटाएं तो देखिए 5 में से 0 घटाओगे तो 5 आएगा। 13 में से 9 घटाओगे तो 4 आएगा। तो आप यहाँ पर देखो 90 है, ये 45 है, 90 बड़ा है 45 छोटा है, नहीं लगेगा। यहाँ से दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा और ये दूसरा स्टेप होगा 45 में 90 से भागा को। 45 को 90 में भागा देंगे तो दो बार में 90 लग जाएगा और ये पूरा पूरा देखिए कट गया। ये हमने घटा रहे हैं तो लिख देंगे घटाना है। तो ये भाग की क्रिया हो गया, हमने ये भाग की क्रिया कर ली है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 बना रहे थे तो बाकी ये जो एरिया बचा हुआ है इस एरिया में कहेंगे, क्या कहेंगे, यूक्लिड। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगर हम इसमें अप्लाई करें तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां पर r का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हम इसमें पहला स्थिति लिखेंगे, स्थिति नंबर फर्स्ट। स्थिति नंबर अगर हम फर्स्ट लिखेंगे कि पहला स्थिति में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या बनेगा, तो पहला स्थिति में जो पहली भाग की क्रिया हुआ था वो लिखाएगा और वो क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हो गया 225 यानी पहला स्थिति में 225 यानी भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक यानी कि 135 गुने में कितना, 1 और शेषफल कितना बचा था, 90 बचा था। ये हुआ पहली स्थिति। हम लिखेंगे स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 ये स्थिति कब तक चलते रहेगी, ये स्थितियां जो स्थिति 1 स्थिति 2 ये कब तक चलते रहेंगे, जब तक चलते रहेंगे तब तक शेषफल यानी कि आर का वैल्यू 0 ना आ जाए। तो स्थिति 2 पे अगर हम देखें, स्थिति 2 में ये वाला है, इसको हम लिखेंगे 135 यानी भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक यानी 90 गुने भागफल यानी 1 और शेषफल कितना बचा, 45 बचा। ये स्थिति नंबर 2 हो गया। अब हम बात करते हैं स्थिति नंबर 3 की। तो स्थिति नंबर हम 3 में देखते हैं, तो स्थिति नंबर 3 में ये स्थिति बनता है तो हम इसको लिखेंगे भाज्य। तो भाज्य आपका हो गया 90, भाज्य बराबर भाजक यानी कि 45 भागफल 2 और शेषफल 0 आ गया। हमने यहाँ पर क्या देखे, स्थिति नंबर 3 यानी तीसरी स्थिति आते आते हमको ये पता चला कि शेषफल आर हमारा बन गया है 0
आर हमारा बन गया है 0, इसीलिए HCF ऑफ यानी HCF लिखेंगे, छोटी ब्रैकेट डालेंगे, किसका किसका निकाल रहे थे, तो दो संख्या, पहली संख्या 135 और दूसरी संख्या 225, है ना, पहली संख्या 135, दूसरी संख्या 225, बराबर जो होगा वो तुम्हारा अंतिम भाजक होता है, अंतिम भाजक। आप देख लो कि अंतिम भाजक कितना है, तो अंतिम भाजक आपको नजर आएगा 45 है, अंतिम भाजक क्या है 45 है, इसीलिए इसका एचसीएफ जो बनेगा वो 45 हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 45 होगा। तो इस सवाल का आंसर ये हो गया और आप समझ गए होंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कितना आसान है और हम बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, पेज में आपका जो बोर्ड एग्जाम का कॉपी है उस कॉपी में कैसे लिखोगे। तो ये पहला क्वेश्चन था, क्या ऐसा ही क्वेश्चन पूछता, हाँ जी एकदम ऐसा ही क्वेश्चन हर एग्जाम में 2025 2026 आगे जो आने वाले एग्जाम है 2018-19 हर एग्जाम में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सवाल पूछा ही पूछा गया है। चलिए और कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, तो आप देखिए कि क्या सही में ऐसा ऐसा क्वेश्चन और पूछा जाता है, जी हाँ पूछा जाता है। तो हमने अभी इस क्वेश्चन को किए थे, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो 2012 में पूछा गया था, और अभी देखिए मैं क्वेश्चन और आपको बताते हैं जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही उपयोग करके बनाना है। अब आप इस वीडियो को इस क्वेश्चन को आप देखो, ये क्वेश्चन आप देखिए और बताइए कि क्या यह क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से है या नहीं है। आप देखिए ये क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से है और ये 2012 में 2013 में 2017 में 2018 में 2019 में यानी कि रेगुलर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बिना स्किप किए वीडियो को देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में भी बात करते हैं। यदि आपको लग रहा है कि हम इस क्वेश्चन को बना देंगे तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, रोक दीजिए और कॉपी कलम उठाकर आप इसको बनाना स्टार्ट कीजिए और लास्ट में आप फिर मिलाकर देखिएगा क्या इसका आंसर सही आया या नहीं आया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आप क्या कीजिए कि वीडियो को रोक कर आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो चलिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमको बनाने के लिए वही मेथड अपनाएंगे जो हमने मेथड पहले बताए थे। हम कहेंगे कि भाई 867 और 255 में कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो हम कहेंगे चूंकि 867 है और 255 है, इन दोनों संख्या में देखें 867 बड़ा है और 255 छोटा है, तो हम ऐसा लगा देंगे चिन्ह। इसके बाद हम क्या करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे और भाग की क्रिया में कहेंगे 255 जो भाग देंगे वो 867 में भाग देंगे। अब आप सोचिए कि 2 में 400 500 मतलब आएगा, 3 बार में लगाओगे तो 600, 3 बार में लग जाएगा, 7 बार में ज्यादा हो जाएगा। हम क्या करेंगे 3 बार में इसको लगाएंगे, कितना बार में लगाएंगे 3 बार में हम इसको लगाएंगे। 3 बार में लगाएंगे तो कितना बनेगा 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1 हो गया, फिर 5 तिया 15 1 16 का 6 हाथ में 1 हो गया, फिर 3 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यानी 765 हो जाएगा। इसके बाद आपको घटा देना है, 7 में से 5 घटाओगे तो 2 आएगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 8 में 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 102 हो जाएगा। अब आप देखिए 255 है और 102 है, नहीं लगेगा, यहां से दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाएगा, यानी 102 से अब भागा देंगे 255 में, तो देखिए कितने बार में लगेगा 2 बार में लग जाएगा। हम 2 बार में इसको लगाते हैं तो 102 गुना 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 204, कितना आ जाएगा 204 आ जाएगा। 204 आ गया, हम इसको घटाएं, 5 में से 4 गया कितना बचा 1, यहाँ पर 5 में से 5 जाएगा तो 5 ही बचेगा, ये घट कर कितना हो गया 0, बचेगा 51, यहाँ हो गया 102, ये नहीं लगेगा, यहां से फिर से क्रिया स्टार्ट होगी। अब 51 से 102 में भागा देंगे।
देखिए 2 बार में हम लगाते हैं, 51 गुना 102 हो जाएगा और ये पूरे कट जाएगा, यानी शेषफल मेरा क्या आ गया, 0 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अगर हम इसमें अप्लाई करें तो पहला स्थिति, स्थिति नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा, स्थिति नंबर फर्स्ट, स्थिति नंबर फर्स्ट, पहला स्थिति में क्या कह रहा है कि 867 को हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक, यानी कि 255 गुने 3 और शेषफल में मेरा बचा था 102। तो पहला स्थिति ये हो गया। स्थिति नंबर 2 की बात करें तो स्थिति नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, स्थिति नंबर हम 2 में क्या लिखेंगे, ये है स्थिति नंबर 2। इसमें लिखेंगे कि 255 यानी भाज्य बराबर भाजक 102 गुने में 2 और प्लस में शेषफल मेरा बचेगा 51। शेषफल कितना बचेगा, 51। ये हो गया स्थिति नंबर 2। तो हम बात करते हैं स्थिति नंबर 3। स्थिति नंबर हम 3 की बात करें तो तीसरा स्थिति में देखिए हम 102 को लिखना चाहेंगे, 102 को लिखना चाहेंगे 51 गुने 2 प्लस आर का वैल्यू 0 आ गया। हमने क्या देखा कि आर का वैल्यू बन गया 0। जब आर का वैल्यू बन गया 0, इसका मतलब हम निकाल लिए हैं एचसीएफ कितना का, तो 255 और 867 का हमने एचसीएफ निकाला और ये होगा एचसीएफ अंतिम भाजक, अंतिम भाजक आपका 51 है तो इसका आंसर हो जाएगा 51, तो इसका आंसर हो जाएगा 51, यानी 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 51। तो हमें उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन को बनाए होंगे और आपका आंसर जरूर मिला होगा। यदि आप सीख गए हैं तो ऐसा ही क्वेश्चन और पूछा जाता है, हम आपके लिए और क्वेश्चन लिए हैं, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। चलिए तो देखिए और इसी का ऐसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए ये भी जो है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सवाल भी पूछा गया है और ये 2018 में पूछा गया है। तो हम सारे क्वेश्चन को बनाएंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इन सभी क्वेश्चन को हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपके अंदर ऐसा भावना फीलिंग हो कि बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और हम इन सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। और घर में आप पेन और पेपर निकाल कर इस क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा। तो देखिए ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा हो, देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये 2019 में पूछा है, कह रहे 570 और 1425 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आप क्या कीजिए वीडियो को पॉज कीजिए और इन सभी क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट में बनाकर इसका आंसर हमें जरूर बताइएगा। यदि कोई समस्या रहेगा, कोई दिक्कत रहेगा तो हम आपका आंसर का जवाब जरूर देंगे। चलिए और अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या और कोई क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ जी पूछा गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखिए 963 और 657 का निकालना, ये 2020 में पूछा गया। देख लीजिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया। और भी क्वेश्चन पूछा, हम कई क्वेश्चन लिए हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे कहता है कि एक संख्या को 53 से भाग देने पर भागफल 24 और शेषफल 23 प्राप्त होता है तो संख्या निकाले। तो हमको पता है ना, क्या पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में यूक्लिड है ना, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हाँ लिख देते हैं एल्गोरिथम या प्रमेय लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आपको पता है कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल होता है। पता है आपको कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है।
53 से भाग दिया जाए तो भाज्य नहीं, ये भाजक हुआ। तो भाजक आपका दे रखा है 53, तो भाजक को 53 दे देते हैं। भागफल कितना दे रखा है, भागफल 24 प्राप्त होता है, तो भागफल को 24 दे देते हैं। और शेषफल में कितना है 23, तो शेषफल की जगह पर हम 23 दे देते हैं। अब अगर अब यदि हम इसको सॉल्व करें, यदि हम इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये बहुत आसान है सॉल्व करना, हम कर देते हैं 53 को 24 से मल्टीप्लाई। अगर हम 53 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का 2 हाथ में 1 बचेगा, 5 चौका 20 और 1 21 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, अब 5 दूना का कितना हो जाएगा 10, तो 2 हो गया, 6 एक 7 हो गया, यानी कि 1272 आएगा। हम इन दोनों को गुना किए तो ये आया 1272 और प्लस 22 था, इसको हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो 3 और 2 मिलकर 5 हो जाएगा, 7 और 2 मिलकर 9 हो जाएगा, और ये 12 25 यानी संख्या जो होगा वो 1295 आएगा, 1295 आएगा। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस प्रकार का एक क्वेश्चन हम आपके लिए दिए हैं, जो आपको क्या करना है, बनाना है और कमेंट में इसका आंसर टाइप जरूर करना है। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, लग रहा है अच्छा है, हमारे लिए उपयोगी है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर वीडियो को जरूर कीजिए। कमेंट कर आप अपना राय हमें जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ पहले अध्याय का प्रमेय, कौन सा, रियल नंबर का। और ये रियल नंबर में दूसरा कॉन्सेप्ट है भाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। तब अभाज्य संख्या को बारीकी समझिए कि अभाज्य संख्या है क्या। अभाज्य संख्या के बारे में आप पहले भी पढ़े होंगे, यानी कि 9वीं क्लास में, 8वीं क्लास में भी इसके बारे में अध्ययन किए होंगे। आज हम अभाज्य संख्या के बारे में फिर से आपको बताते हैं। यदि आप जानते हैं तो आप हमें जरूर बताइए कमेंट कर क्या है अभाज्य संख्या। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, इसका परिभाषा क्या होता है अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या, डिफिनेशन क्या है, अभाज्य संख्या कहते किसे है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या है ना, जो जो एक जो एक और जो एक और जो एक और अपने आप से, जो एक और अपने आप से, जो एक और अपने आप से, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित होती है, विभाजित होती है, विभाजित होती है, जो एक और अपने आप से विभाजित होती है, तो उस प्रकार के संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। और संख्या कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है, कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। और वह पॉइंट क्या है, तो वह पहला पॉइंट है कि यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी, सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो वह है 2। तो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, और यह संख्या जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यदि आपसे दूसरा पॉइंट पूछा जाए कि एकमात्र, एकमात्र, है ना, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के परिवार में, अभाज्य संख्या के परिवार में एक ही संख्या है जो सम संख्या है, बाकी जितना भी संख्या है सभी संख्या विषम संख्या है। याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या के परिवार में एकमात्र वैसी संख्या है जो सम संख्या है, बाकी जितने भी संख्या है सभी संख्या विषम संख्या है, और वह एकमात्र जो समअभाज्य संख्या है वह भी क्या है, 2 है। तो एक ऐसी बात संख्या है जो सम संख्या है, और साथ ही साथ यह जो संख्या है वो सबसे छोटी संख्या भी है।
आगे का कॉन्सेप्ट हम बात करें कि यदि आपसे पूछा जाए तीसरा नंबर अभाज्य संख्या से कि बताइए कि सबसे सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या के बारे में यदि पूछा जाए कि अभाज्य संख्या के परिवार में से आप हमें बताइए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो होगा वो आपका 3 हो जाएगा, है ना। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। और आपसे यार भी से कई सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जाए कि आप बताइए कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। यह तुमसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 10 तक में बताओ कितनी अभाज्य संख्या है। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। यदि आपसे पूछा जाए कि 50 से लेकर 60 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो भी आप बता सकते हो। और इसके लिए एक छोटा सा मोबाइल नंबर याद रखना है, और वह मोबाइल नंबर है, क्या मोबाइल नंबर है, अभाज्य संख्या का मोबाइल नंबर है 44 22 44। देखिएगा अभाज्य संख्या का एक मोबाइल नंबर है, यह है 44 22 22 32 32 23 23 और 21, 44 22 32 23 21, ये आभास संख्या का मोबाइल नंबर याद रखिएगा। 44 22 32 44 22 32 23 और 21। अब देख लो 44 22 32 23 21, ये आपको बताता है कि 10 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। तो 10 तक में 4 अभाज्य संख्या है। 20 तक में भी और बढ़ोगे, 10 से और आगे 20 तक जाओगे तो 4 अभाज्य संख्या फिर बढ़ जाएगा। ये बताता है 30 तक, ये तो बताएगा 40 तक, ये 50 तक, ये 60 तक, ये 70 तक, ये 80 तक, ये 90 तक, और ये तुमको बताएगा 100 तक। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि भाई 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 20 तक, 1 से अगर हम स्टार्ट करें और 20 तक संख्या ले तो उसमें अभाज्य संख्या की संख्या कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 4 और 4 8, यानी 1 से लेकर 20 तक टोटल अभाज्य संख्या जो होगा वो 8 होगा। वैसे ही तुमसे पूछा जाए बताओ कि 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होगा, तो काउंटिंग कर लेते हैं, 4 4 8 2 10 2 12 और 3 15, तो 15 अभाज्य संख्या होगा। वैसे ही आप 100 तक काउंटिंग करोगे तो टोटल जो अभाज्य संख्या होगा वो 25 अभाज्य संख्या होगा। आप याद रखिएगा कि 1 से लेकर 100 तक में कुल अभाज्य संख्या की संख्या जो है वो 25 है। 1 से लेकर 50 तक में कुल आभाज्य संख्या 15 है। 1 से लेकर 10 तक में कुल आभाज्य संख्या 4 है। तो आभाज्य संख्या में ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो गया है ना। चलिए हम बात करते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होगा, तो भाज्य संख्या वैसी संख्या होगा, हम बात कर रहे हैं भाज्य संख्या का परिभाषा। किसकी परिभाषा, हम बात कर रहे हैं भाज्य संख्या का परिभाषा। इसमें जो एक और अपने आप से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होगा, तो भाज्य संख्या होगा जिसका जिसका एक से अधिक फैक्टर हो, जिस संख्या का, है ना, जिस संख्या का एक से, है ना, एक से अधिक फैक्टर हो, एक से अधिक फैक्टर हो, है ना, एक से अधिक अगर फैक्टर हो तो उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। और आपको याद रखना इसमें 2-3 पॉइंट कि सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी अगर हम भाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो वह 4 है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो 4 है, और भाज्य संख्या जो होती है उसका जो फैक्टर होता है वो एक से ज्यादा संख्या से कटता है, एक से ज्यादा संख्या से विभाजित होता है, तो उस प्रकार की संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, और यदि आपको लग रहा है कि बढ़िया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। चलिए
आगे का टॉपिक हम समझते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट है कि भाई अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालोगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो डेफिनेट 100% पूछा ही पूछा जाता है। यदि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ही निकालने के लिए आ रहा है तो आज की वीडियो में ये जो समस्या है वो हम चाहेंगे कि एकदम बिल्कुल दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कोई भी संख्या का अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो, है ना, किसी संख्या का भी तुमको एचसीएफ एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है। और अभाज्य गुणनखंड जो करना है वो सबसे पहले 2 से उस संख्या को डिवाइड करेंगे। 2 से नहीं कटेगा तब 3 से करेंगे, 3 से नहीं कटेगा तब 5 से करेंगे, यानी कि 2 3 5 7 11 ये सिस्टम अपनाएंगे, ना कि पहले लगा दिए 3 से फिर 5 से फिर 1100। ऐसे गलती होने की संभावना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि संख्या कौन ऐसा सबसे छोटी अभाज्य संख्या उसे करता है। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही संख्या को डिवाइड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद यदि आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो एक छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या होता है, यदि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, ए बी 2 संख्या और आगे कितना भी संख्या हो, यदि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, ए बी 2 संख्या और आगे भी संख्या कोई है तब भी चलेगा, है ना। ये 2 ही संख्या के लिए नहीं है, इसमें 2 या 2 से अधिक संख्या है, सबके लिए वैलिड है, सबके लिए आसान है, ये आप इससे निकाल सकते हो। अब एचसीएफ के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एचसीएफ का एक फॉर्मूला होता है कॉमन, COMMON, कॉमन बेस, बेस कॉमन बेस और मिनिमम, मिनिमम कॉमन बेस और मिनिमम पावर, पावर का गुणनफल, है ना। कॉमन बेस और मिनिमम पावर का आप गुणनफल कर दो, गुना कर दो। कॉमन बेस लो, मिनिमम पावर लो, आप उसको गुना कर दो। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, हम एग्जांपल लेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल वो लेंगे, तो आप देखोगे कि कितना आसानी से और कितना इंटरेस्टिंग से बन जाता है इसमें। एलसीएम में क्या होता है, ऑल बेस, ऑल बेस, ऑल बेस, और उसमें होता है मिनिमम पावर, इसमें होता है मैक्सिमम पावर, है ना, मैक्सिमम पावर का गुणनफल। इसमें एलसीएम में होता है ऑल बेस मैक्सिमम पावर का गुणनफल, ऑल बेस मैक्सिमम पावर का गुणनफल। आप इन दोनों फॉर्मूला को, वीडियो को पॉज कीजिए, अब मन मन में 3 4 5 10 बार दोहराइए ताकि ये जो लाइन है वो आपके माइंड में सेट हो जाए कि एचसीएफ पर होता है कॉमन बेस मिनिमम पावर का गुणनफल, एचसीएफ पर होता है कॉमन बेस मिनिमम पावर का गुणनफल, एचसीएफ बराबर होता है कॉमन बेस मिनिमम पावर का गुणनफल, एलसीएम बराबर होता है ऑल बेस मैक्सिमम पावर का गुणनफल। आप इसको माइंड में 2-3 बार रीड करोगे, कॉपी में 3-4 बार लिखोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड 1-2 पॉइंट आपको और याद रखना है ताकि एमसीक्यू से अगर सवाल पूछे इन टॉपिक से तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाओ। इसमें क्या याद रखना है कि एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, दी गई संख्याओं से, दी गई संख्याओं से, दी गई संख्याओं से छोटी होती है। क्या होती है, दी गई संख्याओं से छोटी होती है। एक एचसीएफ के लिए एक लाइन याद रखेंगे कि एचसीएफ जो होता है वो दी गई संख्याओं से छोटी होती है। और क्या करता है कि छोटी होती है, साथ ही दी गई संख्याओं को, दी गई संख्याओं को काट देती है, दी गई संख्याओं को क्या करती है, काट देती है, काट देती है। भाई अगर ये काट देती है तो काटने वाला को हम बोल दिए दुर्गा, दुर्गा माई। दुर्गा माई, दुर्गा माई जो होती है वो महिषासुर को काटती है,
इसीलिए हम एचसीएफ को दुर्गा माई बोले हैं, क्योंकि एचसीएफ क्या करता है, एचसीएफ जो होती है वो सबसे छोटी संख्या होती है और दी गई संख्याओं को काट देती है, और काट देती है कि ये दुर्गा माई है। कौन माई है? दुर्गा माई। एलसीएम जो होता है वो दी गई संख्याओं से बड़ी होती है, दी गई संख्याओं से बड़ी होती है। याद रखिएगा कि एलसीएम जो होता है वो दी गई संख्याओं से बड़ी होती है, दी गई संख्याओं से क्या होती है? बड़ी होती है। और क्या करती है कि दी गई संख्याओं से, जिस संख्या का हम एलसीएम में सिर्फ निकालेंगे वो कह रहा है दी गई संख्याओं दी गई संख्याओं से कटती है, से कटती है। ये क्या करती है? ये तो काट देती है, लेकिन एलसीएम दी गई संख्याओं से कटती है, यानी इसी को महिषासुर कह देते हैं। महिषासुर इसी को कह देते हैं कि एलसीएम महिषासुर है, खा पी के कड़स बन गया है, मोटा घोटा गया है। इसीलिए ये जो एलसीएम है वो दी गई संख्या से कटती है, और एचसीएफ जो होता है वो दी गई संख्याओं को काट देती है। कि आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए अब आप देखिए कि बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। यदि लग रहा है कि हमसे नहीं बनेगा तो आप बने रहिए वीडियो में, और हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत बढ़िया से क्वेश्चन समझ में आ जाए, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को बनाकर 2 नंबर आप हासिल कर सको। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो देखिए ये कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 96 और 404 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, रुकिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। बन गया तो अच्छी बात है, लास्ट में आप आंसर मैच कीजिएगा, बनाइएगा, ठीक है ना, मिलाइएगा। तो चलिए हम इसको कैसे बनाएंगे आप समझिए बारीकी से। सबसे पहले परम कर्तव्य क्या है, पहला काम क्या है? अगर आपको इससे एलसीएम निकालना है तो पहला काम परम कर्तव्य ये है कि 96 और ये जो 404 है, ये जो 404 है इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए। अभाज्य गुणनखंड आप पहले बचपन में पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, 6ठी 7वीं क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। अभाज्य गुणनखंड हम सबसे पहले निकालेंगे, और सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से इसको लगाना है तो हम 96 को सबसे पहले 2 से लगाएंगे। 2 से क्यों लगेगा? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट, इकाई अंक जो है वो सम संख्या है। कोई भी संख्या का अगर इकाई अंक सम संख्या रहे तो वह संख्या डेफिनेट 2 से कटेगा, 2 से विभाजित होगा। तो 96 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16। फिर हम इसको 2 से लगाएंगे तो 4, तो इसको 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8। फिर हम इसको 2 से लगाएंगे 12 दूना 24। फिर हम इसको 2 से लगाएंगे 6 दूना 12। फिर हम इसको 2 से लगाएंगे 3 दूना 6। फिर हम इसको 3 से लगाएंगे और 1 मिलेगा। अब देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। वैसे ही आपको 404 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो 404 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो आप देखिए कि 404, ये जो 404 है वो सबसे पहले कौन सी संख्या से डिवाइड होगा? तो हम देखें कि इकाई अंक सम संख्या है तो डेफिनेट ये संख्या 2 से कटेगा ही कटेगा, 2 से विभाजित होगा ही होगा। अगर हम 2 से लगाएं तो 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4। फिर देखिए इकाई अंक सम संख्या है, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। सॉरी। अब देखिए कि 101, देखिए कि 101 आपका अभाज्य संख्या होगा। अगर ये 101 अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या या तो 1 से कटता है या तो खुद से कटता है, यानी कि ये 101 से कटेगा और ये 1 हो जाएगा।
परम कर्तव्य था, पहला काम था आपका कि दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना। हमने 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। ये 96 404 अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगला काम क्या है कि इन सभी संख्याओं को पावर के रूप में अरेंज करना है। 96 और अगर हम 404 को पावर के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? आप इधर देखिए 96 में दो, 1 2 3 4 5, दो को काउंटिंग कीजिए। आप दो को काउंटिंग करोगे तो दो 5 टाइम्स 5 बार आया। दो कितना बार आया? 5 बार आया है। तो 96 में दो आपका आया 5 बार, उसके बाद 3 आपका आया 1 बार, और 1 तो आएगा ही आएगा। एक हर संख्या में रहता है, एक हर संख्या की आत्मा है। सॉरी। वैसे ही 404 को अगर हम देखें तो 404 में दो देखो कितना टाइम्स आया है, तो दो देखिए 1 2, 2 बार आया, तो 2 पर 2 पावर बन जाएगा। इसके बाद 101 एक बार आया है, और एक तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। अब आपको पता है कि x पर पावर b लिखा हुआ है, कोई नंबर, कोई नंबर x पर पावर b लिखा हुआ है, तो नीचे वाला जो है उसको पढ़ते हैं बेस। नीचे वाला को क्या पढ़ेंगे? बेस। और ऊपर वाला को पढ़ते हैं पावर। ऊपर वाला को क्या पढ़ते हैं? पावर। नीचे वाला बेस, ऊपर वाला पावर होता है। नीचे वाला बेस, ऊपर वाला पावर होता है। नीचे वाला बेस, ऊपर वाला पावर होता है। ये बात अगर आपको समझ में आ गया है तो हम निकालेंगे HCF किसका? 96 का, और किसका? 404 का। याद कीजिए HCF बराबर बताए थे कॉमन बेस मिनिमम पावर। कॉमन बेस मिनिमम पावर यानी कॉमन बेस मिनिमम पावर का गुणनफल। तो आप इन दोनों संख्या में देखिए कि कॉमन बेस क्या है। कॉमन बेस का मतलब हुआ पहला डिजिट में भी वो बेस रहेगा, दूसरा डिजिट में भी वो बेस रहेगा, तीसरा डिजिट में भी वो बेस रहेगा, और आगे आने वाली संख्या में भी वो बेस रहना ही रहना। तो आप देखिए 2 पर पावर 5 इसमें भी है, यानी कि 2 वाला बेस देखो, यहाँ 2 वाला बेस देखो, यहाँ 1 देखो, और यहाँ 1 देखो। देख रहे हो ना, ये 2 का बेस, 2 का बेस दोनों में है। तो कॉमन बेस उठा लीजिए, तो कॉमन बेस वाला एक 2 आया, और कॉमन बेस वाला कौन आया? 1 आया। तो एचसीएफ बराबर होता है कॉमन बेस मिनिमम पावर वाला लेना है। कॉमन बेस लेना है, लेकिन कॉमन बेस में दो कॉमन बेस इसमें है ना, ये 2 कॉमन बेस है, एक कॉमन बेस है। आज की दोनों कॉमन बेस 2 वाला में 1 2 5 बार आ रहा है, 1 2 2 बार आ रहा है। तो इनमें से 5 बार वाला लेना है कि 2 बार वाला लेना है? तो कम में वाला लेना है। कौन वाला लेना है? कम में, क्योंकि इससे कहता है कॉमन बेस मिनिमम पावर, मतलब कम से कम पावर, सबसे छोटी पावर। तो सबसे छोटी पावर 2 आना, तो 2 ले लेंगे, 5 नहीं लेंगे, 5 ज्यादा पावर है। तो एचसीएफ में कॉमन वाला संख्या लेना है, अब पावरवा में जो सबसे छोटा पावरवा रहेगा वही पावरवा को लेना है। फिर से अगर एचसीएफ निकालना है तो कॉमन बेसवा में ये जो कॉमन बेस है, ये कॉमन बेसवा में बड़का पावर नहीं छोटा पावर लेना है। कॉमन बेस में छोटा पावर लेंगे, और उसके बाद कॉमन 1 है, अब कुछ नहीं है। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, 2 का स्क्वायर 4 गुने 1 यानी 4 आ जाएगा। 4 गुने 1 करोगे 4 आ जाएगा, यानी कि क्या हुआ? 96 और 404 का एचसीएफ जो है वो तुम्हारा 4 बन गया। कितना बन गया? 4 बन गया। यदि आप बनाए होंगे तो आपको आंसर सही हुआ होगा, तो जरूर एचसीएफ 4 आया होगा। चलिए अगर आप एलसीएम निकालते हो 96 और 404 का, अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम बराबर क्या कहता है? याद करो, ऑल बेस ऑल बेस ऑल बेस
कैसन पावर, मैक्सिमम पावर। और बेस का कैटेगरी खोजो, तो बेस यानी एक प्रकार का, दो प्रकार का, तीन प्रकार का, चार प्रकार का इसमें बेस नजर आ रहा है। अरे बेस जो नीचे पावर नहीं, नीचे पावर के नीचे ये बेस जो ये है एक्स, तो एक्स देखिए, एक दो, एक तीन, एक 101 और एक एक, यही तो बेस है। कितना प्रकार का बेस है, ऑल बेस ले लो। एक तो दो आया, एक तो तीन आया, एक तो 101 आया और एक खुद एक आया, हमने ऑल बेस ले लिए। पावर की बात करें, पावर कहता है ना ऑल बेस मैक्सिमम पावर, मतलब सबसे ज्यादा पावर लो। एलसीएम में सबसे ज्यादा पावर ले लेंगे, तो सबसे ज्यादा पावर कितना है, 2 पर पावर 5 या 2 पर पावर 2, तो 2 पर पावर 5 सबसे ज्यादा है, तो 2 पर पावर 5 लेंगे। बाकी में तो पावर ही नहीं है तो नहीं लेंगे, पावर रहता तब नहीं लेते, पावर है ये नहीं है तो नहीं लेंगे। फिर हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट करो, तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो ये 32 हो गया, ये 3 हो गया और ये 101 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तीनों 96 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, और ये इस सवाल का आंसर हुआ। तो बताइए क्या एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए आया? यदि आया है तो आप देखिए कि भाई इससे रिलेटेड सवाल, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड सवाल, और वो भी कौन सा मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्या बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है? जी हाँ, पूछा जाता है। और कई सारे हमने क्वेश्चन लेकर आए हैं कि एचसीएफ एलसीएम बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कहीं लग तो नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा भारी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड पूछा जाता है? नहीं, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत आसान आसान, इजी जी पूछा जाता है, ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। पेपर और कलम निकालिए और हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। आप वीडियो को पॉज कर एक का तो क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। यदि लग रहा है कि हमसे सवाल बन रहा है तो समझिए कि आप सीख गए हैं और आप 2 नंबर आपका क्या हो गया, बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड वाला जो एग्जाम है उसमें आपका हो गया। आप 2 नंबर यहां से क्या कर लिया, हासिल कर लिए हैं। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन वही कह रहा है कि भाई अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15, 12 और 21 का एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। तो 2 संख्या वाला था, एक 3 संख्या वाला है ना। किसका किसका निकालना है, 15 का, 12 का, 21 का। हमने बोला ना 2 संख्या, चाहे 2 से अधिक संख्या रहेगा, सब में ऐसे ही बनाना। तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को बनाइए और कमेंट कर बताइए कि आपका आंसर क्या हुआ। यदि नहीं बनता है ये आंसर, अगर ये सवाल नहीं बनता है तो आप वीडियो को चालू कीजिए आगे और फिर समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमने इस सवाल को कैसे बनाए हैं। चलिए एक सवाल और हम आपको बनाकर दिखाई देते हैं। परम कर्तव्य क्या है, पहला काम क्या है, पहला काम है कि जो संख्या दी गई है उन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना, है ना। अभाज्य गुणनखंड करना, तो हम 15, एक हुआ पहली संख्या, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर हो गया 12, ये दूसरी संख्या, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और तीसरा हो गया 21, ये तीनों संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलो पहला संख्या 2 बार में तो नहीं कटेगा तो 3 बार में लगाएंगे। 3 5 15, 5 अभाज्य संख्या है तो 5 या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, तो 15 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला। आगे क्वेश्चन है 12, 12 देखिए सम संख्या है, 2 से लगाएंगे तो 6 बार में लगेगा। 3 को फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में लगेगा। 3 खुद अभाज्य संख्या यानी कि 3 या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा। वैसे 21 देखो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, तो 3 7 21, 7 आपका अभाज्य संख्या हो गया, तो 7 या तो खुद से कटता है या तो 1 से कटता है, तो हम इसको खुद से काट देते हैं और ये कहा जाता है। हमने पहला काम था, परम कर्तव्य ये था कि जो दी गई संख्याएं हैं उन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना। हमने दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लिया।
अभाज्य गुणनखंड हो गया तो इन संख्याओं को पावर के रूप में अरेंज कर देते हैं। किसके रूप में? पावर के रूप में, यानी गुणनखंड के रूप में अरेंज करते हैं। 15 में देख रहे हैं तो 15 में 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया है और 1 एक बार आया है। 12 को देख रहे हैं तो 2 कितना बार आया है? 2 बार आया है, 3 एक बार आया है और 1 एक बार आया है। 21 को देखे तो 3 एक बार आया है, 7 एक बार आया है और 1 एक बार आया है। तो इन सभी संख्याओं को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज कर दिया। अब ये अभाज्य खंड के रूप में चेंज हो गया तो अगला काम क्या है कि एचसीएफ एलसीएम निकालना, और फॉर्मूला याद है। अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, किसका किसका निकाल रहे हैं भाई? 15 का निकाल रहे हैं, 12 का निकाल रहे हैं और 21 का निकाल रहे हैं। हमने अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ बराबर होता है कॉमन बेस मिनिमम पावर का गुणनफल। कॉमन बेस मिनिमम पावर का गुणनफल। आप कमेंट में हमें जरूर बताइए कि अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो कॉमन बेस की संख्या कितना है ना? तो कॉमन बेस चेक करते हैं तो कॉमन बेस देख रहे हैं 3, यहां पर भी पहला संख्या में भी 3 है, दूसरा संख्या में भी 3 है और तीसरा संख्या में 3 है। अब 3 है, एक एक ही है, 2 3 बार नहीं, 3 पहला में भी एक बार आया, दूसरे संख्या में भी 3 एक बार आया और तीसरा संख्या में भी 3 एक बार आया। तो कॉमन बेस में एक आ गया 3 और एक एक, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 एकम 3, यानी इस सवाल का एचसीएफ 3 हो जाएगा। अगला निकालते हैं, जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 15 का, 12 का और 21 का एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या कहता है? ऑल बेस मैक्सिमम पावर का गुणनफल। तो इसमें टोटल बेस की संख्या की बात करें तो एक बेस तो 2 मिल रहा है, एक बेस 3 मिल रहा है, एक बेस 7 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, एक बेस 5 मिला, एक बेस 7 मिला, एक बेस ए मिला। बेस हमने लिख लिया तो ऑल बेस होना चाहिए, ऑल बेस होना चाहिए, ऑल बेस होना चाहिए, लेकिन जिस बेस पर पावर है, जिस बेस पर पावर है उसमें से कौन बेस लेना है, यानी कि मैक्सिमम पावर वाला बेस लेना है। तो 2 में देखिए मैक्सिमम पावर 2 था तो ये 2 आ जाएगा। ऑल बेस मैक्सिमम पावर का गुणनफल। अगर हम इसको गुना करें तो 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 गुने, अब 12 25 60 भी कर देते हैं, 4 तिया 12 25 60 गुने 7 7 छक 42, यानी कि 420 इन संख्याओं का एलसीएम आएगा। आई होप ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा और आपको अनुभव हो रहा है कि बोर्ड एग्जाम में यदि इससे रिलेटेड सवाल पूछेगा तो हम बना देंगे बड़ी आसानी से। तो और हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए ये भी कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 510 और 92 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करो। तो ये 1 शॉर्ट वीडियो है, हम इसमें आपको क्वेश्चन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में इस अध्याय से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए 2 सवाल आपको सॉल्व कर दिखाए और हम आपको सवाल दे देते हैं और दिखा देते हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। आप वीडियो को पॉज करके और इन सभी सवालों को सॉल्व कर आप अपने कमेंट में इसका आंसर बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालना है ना? ये भी देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालना है। देख लीजिए ये भी अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो यानी कि एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है और हमने भी जितना भी क्वेश्चन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है किसी ना किसी वर्ष। आप इन सवालों को पॉज कर आप इसको सॉल्व कर ले, है ना? अच्छा ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया ना? चलिए ये भी क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम क्या समझेंगे कि अगला नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वो है एचसीएफ और एलसीएम के बीच संबंध। इससे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और हमने देखे हैं पूछा ही पूछा है। तो पहले हम इसको समझते हैं कि एचसीएफ एलसीएम के बीच क्या रिलेशन है, संबंध क्या है आखिर एचसीएफ और एलसीएम के बीच। आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ एलसीएम के बीच संबंध जो होता है ये केवल ये ध्यान देना है
केवल दो संख्याओं के लिए है, केवल दो संख्याओं, है ना, केवल दो संख्याओं के लिए है, याद रखिएगा। ये जो रिलेशन है वो केवल दो संख्याओं के लिए ही रिलेशन है, दो से अधिक संख्याओं के लिए रिलेशन नहीं, आप याद रखोगे, है ना, केवल दो संख्याओं के लिए ही ये रिलेशन है। और ये रिलेशन क्या होता है कि एच सी एफ ऑफ पहली संख्या दूसरी संख्या गुने एल सी एम ऑफ पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि मा सा गुने ला सा, मासा गुने लासा, मासा गुने लासा, मासा गुने लासा इक्वल टू होता है पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। ये होता है महत्तम समापवर्त गुने लघुत्तम समापवर्त इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इससे रिलेटेड सवाल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे इसका रिलेशन हम बनाए कि ये अगर पहला इक्वेशन है तो तुमसे ए का वैल्यू पूछेगा, तो कहेंगे ए का वैल्यू जो होगा वो एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी गुने एल सी एम ऑफ ए कॉमा बी बटा में बी हो जाएगा। या बी का वैल्यू तुमसे पूछेगा तो एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी गुने एल सी एम ऑफ ए कॉमा बी और बट्टा में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तुमसे यदि मान लेते हैं एच सी एफ पूछता है तो कहेंगे ए गुने बी बटा में, ऐसे तुमसे पूछ रहा है कि भाई एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी अगर तुमसे पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा ए गुने बी बटा में एल सी एम ऑफ ए कॉमा बी। अगर तुमसे एल सी एम ऑफ ए कॉमा बी पूछ रहा है तो ए गुने बी बटा में एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी। ऑप्शन में एमसीक्यू ऑप्शन में ये सब ऑप्शन आपको नजर आएगा, तो ये इसी से निकला है ना। जैसे हम अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एलसीएम जाकर उन्हें भाग हो जाएगा, अगर हम एलसीएम निकालेंगे एचसीएफ उधर जाकर भाग हो जाएगा, यदि हम पहली संख्या निकालेंगे तो बी इधर आकर भाग हो जाएगा, अगर हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो ए इधर आकर भाग हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे कर इससे एमसीक्यू में क्वेश्चन बनाता है ना। अब हम देखते हैं कि यह क्या इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 145 और एलसीएम 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो आपको पता करना है कि भाई दूसरी संख्या क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हम लग रहा है कि यदि ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, फिर बनाकर इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट कर जस्ट बताइए। चलिए हम बनाने का प्रयास करते हैं कि हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे, हम ना इस सवाल को कैसे बनाएंगे। तो दो संख्या में एक संख्या दे रखा है, तो हम ऐसे मान लेते हैं माना कि ये जो पहली संख्या है, हमने पहली संख्या को ए माने हैं और ये दे रखा है 725, और ये तुम्हारा है दूसरी संख्या, ये तुम्हारा है दूसरी संख्या बी, इसको पता करना है, ये नहीं दे रखा है, यही मालूम करना है। और क्या दे रखा है कि एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी और एल सी एम ऑफ ए कॉमा बी, ये दोनों दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है 145, एलसीएम कितना दे रखा है 2175 ये दे रखा है 2175 और 145। तो रिलेशन तो पता है कि अगर बी का मान निकालना है
तो HCF ऑफ A कॉमा B गुने LCM ऑफ A कॉमा B बटा में हम B निकाल रहे हैं तो A भाग में आ जाएगा, है ना। तो HCF का वैल्यू दे दो, HCF का वैल्यू 145 लो दे देते हैं, एलसीएम का वैल्यू दे दो 2175 दे देते हैं, फिर ए का वैल्यू दे दो, ए का वैल्यू कितना है 725 लो दे दिए, सारा वैल्यू दे दी, सब में 5 5 5 है तो ये कटेगा ही कटेगा, बढ़िया से हम काटेंगे। 5 से अगर हम इसको काटते हैं तो 5 एकम 5 2 बचेगा, 5 चौके 20 2 बचेगा और 5 पचे 25 कट गया। 5 से इधर काटते हैं तो 5 चौका 20 एक बचेगा 17 हो जाएगा, तो 5 तिया का 15 2 बचेगा 25 हो जाएगा, तो 5 पचे का 25। 145 से देखो 145 पूरे कट जाता है ना, देख लो 145 से 145 पूरे कट गया, तो बी जो वैल्यू आएगा वो 435 हो जाएगा, बी जो हो जाएगा 435 हो जाएगा। तो पहली संख्या पता था, दूसरी संख्या पता निकालना था। अगर लग रहा है कि हमारा क्वेश्चन गलत, आंसर सही है या नहीं है, तो आप इस आंसर को जांच भी सकते हो। कैसे? पहली संख्या दूसरी संख्या इक्वल टू होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, इस प्रकार से आप जांच करके देखिए, लेफ्ट राइट अगर बराबर आ जाता है तो आंसर सही है, और अगर बराबर नहीं आया तो आंसर सही नहीं है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 435। तो देखे ना कि एचसीएफ एलसीएम से संबंधित जो रिलेशन है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और लिए हैं, और वो क्वेश्चन ये है। आप इस क्वेश्चन को बनाकर कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए और हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये भी वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है, एलसीएम 1449 है, और एक संख्या 161 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये हम सारे क्वेश्चन इसीलिए लेकर आए कि आपको पता चले कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बनाना है। हम हर क्वेश्चन एक दो बनाकर आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। पहले के एग्जाम में, यानी कि जब कोरोना नहीं आया था उस समय इस टॉपिक से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था। साबित करें कि √2 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, साबित करें कि √5 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। उस समय इससे रिलेटेड 5 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स था कि पूछा ही पूछा जाता है, और अभी भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अब इसका वेटेज कम गया है, अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसमें इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बारीकी से समझिए कि भाई परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या की बात करें। परिमेय संख्या को RATIONAL रेशनल नंबर कहते हैं। पहला बात कि परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। ये दोनों का इंग्लिश वर्ड आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर है और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। परिमेय संख्या का सबसे पहले डिफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है कि परिमेय संख्या कहते किसे है, और इसका परिभाषा सभी विद्यार्थी भली भांति जानते होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसका जो डिफिनेशन होगा, जो परिभाषा होगा, वो कहेंगे परिमेय संख्या क्या है, तो कहेंगे वैसी संख्या, है ना, वैसी संख्या, है ना, वैसी संख्या जिसे जिसे P/Q
जहां, ध्यान दीजिएगा, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, है ना, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, तो उस प्रकार की संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए, तो ये हो गया। यहां पर हम नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि जहां जहां p जहां p और q जो है, जहां p और q जो है वो पूर्णांक संख्या है, जहां p और q कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और इसमें क्या है, और p और पूर्णांक संख्या है, तथा तथा p और तथा p और q में एक के अलावा, है ना, p और q में एक के अलावा, एक के अलावा, एक के अलावा कोई, है ना, एक के अलावा कोई अन्य, है ना, एक के अलावा कोई अन्य उभय लिस्ट, उभय लिस्ट, एक के अलावा कोई अन्य उभय लिस्ट गुणनखंड, गुणनखंड, एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, नहीं हो, एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो इस प्रकार की संख्या को हम कहेंगे परिमेय संख्या कहते हैं। याद रखिएगा कि हम और एक नोट लिखते हैं कि जिस संख्या, मतलब पूर्ण वर्ग वाली संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है, हम कहेंगे कि जिस संख्या का, है ना, जिस संख्या का, जिस संख्या का वर्गमूल हो, वर्गमूल हो, है ना, जिस संख्या का वर्गमूल हो, घनमूल हो, घनमूल हो, वर्गमूल हो, घनमूल हो, पूरा पूरा, है ना, पूरा पूरा निकल जाता है, निकल जाता है, पूरा पूरा अगर निकल जाता है, तब भी वह संख्या जो होता है वो आपका परिमेय संख्या होता है ना। जिस संख्या का वर्गमूल और घनमूल पूरा पूरा निकल जाता है, वह संख्या भी आपका परिमेय संख्या होता है। जैसे आप समझिए कि ये है √2, ये है √3, ये है √4, ये है √9, ये है √11, ये है √16, और ऐसे ही √25, ये √24, ये √26, है ना। अब ये रूट में है, इसमें पूछा जाए कि बताइए कि कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। आप बताइए, क्या √2, क्या √2 का वर्गमूल पूरा पूरी निकलेगा? नहीं, नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। अगर ये पूरा पूरा नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। साथ ही साथ याद रखेगा, तो √2 जो है वो अनावसानी, आवर्ती ने अनावर्ती, अनावसानी अनावर्ती संख्या है, अनावसानी अनावर्ती इसका दशमलव प्रसार होगा। तो आप याद रखोगे कि √2 भी अपरिमेय संख्या है, √3 का भी देखो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन √4 का पूरा पूरा वर्गमूल देखिए 2 निकल जाता है, इसीलिए √4 जो है आपका परिमेय संख्या है। वैसे ही आप देखिए कि √9, अगर हम √9 की बात करें तो √9 का पूरा पूरा वर्गमूल 3 निकल जाता है। √9 का पूरा पूरा वर्गमूल कितना निकलता है? 3 निकलता है, इसीलिए ये भी परिमेय संख्या है। बट √11 की बात करें, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। हम 16 की बात करें तो 16 का रूट वैल्यू 4 निकलता है, ये परिमेय संख्या है। √25 का रूट वैल्यू 5 निकलता है, ये भी परिमेय संख्या है। 24 का रूट वैल्यू पूरा पूरा नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या है। 36 का रूट वैल्यू पूरा पूरा निकल जाता है, 6 निकल जाता है, तो ये वर्गमूल हुआ। वैसे ही अगर हम पूछे कि भाई रूट ने क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 27, देखो
क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 20। आप इसमें पूछे क्या यह परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका रूट वैल्यू पूरा पूरा फाइंड कर सकते हैं। ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका क्यूब रूट वैल्यू बहुत अच्छा से फाइंड कर सकते। इसका क्यूब रूट वैल्यू 2 होगा, इसका क्यूब रूट वैल्यू 3 होगा, बट इसका क्यूब रूट वैल्यू नहीं निकलता है, तो ये तुम्हारा परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी आपको समझ में आया कि अपरिमेय संख्या क्या है, कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो अपरिमेय संख्या है। इसका रूट वैल्यू पूरा पूरा नहीं निकलता है, वह भी संख्या तुम्हारा अपरिमेय संख्या। और याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या में रूट के अंदर अगर निगेटिव लिखा हुआ है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये ना परिमेय संख्या है, ये अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या है। ये कौन सी संख्या है? अवास्तविक संख्या है। कोई भी संख्या रूट के अंदर माइनस में है तो अवास्तविक संख्या। जैसे अगर हम बात करें -√4, जैसे अगर हम बात करते हैं -√16, जैसे अगर हम बात करें -√25, तो ये सब जो संख्या है वो अवास्तविक संख्या है, वो परिमेय संख्या नहीं है। और आप परिमेय संख्या के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे देखिए π/2, नहीं, पाई की हम खाली बात कर रहे हैं कि पाई, अगर पाई के बारे में पूछ रहा है तो पाई एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर पाई का वैल्यू पूछ रहा है, ये 22/7 वाला, तब ये परिमेय संख्या है। लेकिन पाई का दशमलव वाला वैल्यू पूछ रहा है 3.141, तब यह अपरिमेय संख्या है। हम यूज में पाई का वैल्यू 3.141 यूज करते हैं, लेकिन ये इसका सही वैल्यू नहीं है। तो आप याद रखोगे पाई के बारे में। जीरो की बात करें तो जीरो एक प्रकार का परिमेय संख्या है, जीरो अपरिमेय संख्या नहीं है। और आप याद रखोगे इसी में कि अगर हम परिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या को जोड़ दे, है ना, रेशनल नंबर में अगर हम रेशनल नंबर को ही जोड़े तो ये आपको रेशनल नंबर ही देगा। लेकिन अगर हम रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को जोड़े तो ये आपको हमेशा इरेशनल नंबर ही देगा, याद रखना है। या देखो अगर हम बात करें कि जोड़ दे चाहे घटा दे, ये जोड़ दे चाहे घटा दे, लेकिन देखिए अगर हम रेशनल नंबर इरेशनल नंबर में ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को घटा दे, है ना, तो ये रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों देगा। लेकिन अगर इरेशनल नंबर में जोड़ देते इरेशनल नंबर को तो हमेशा इरेशनल नंबर ही देगा, यानी कि अपरिमेय संख्या ही देगा। वैसा ही ध्यान से देखिएगा, रेशनल नंबर में अगर हम रेशनल नंबर में गुना कर देते हैं इरेशनल नंबर को तो ये इरेशनल नंबर बनेगा। वैसा ही अगर हम इरेशनल नंबर में गुना कर देते हैं इरेशनल नंबर से तो ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों हो जाएगा, इरेशनल नंबर दोनों हो जाएगा। क्योंकि रेशनल नंबर कब होगा, परिमेय संख्या कब होगा, जब √2 को √2 से गुना करो। जब √2 को √2 से गुना करेंगे तो √2 भी तुम्हारा है अपरिमेय संख्या, और √2 दोनों √2 अपरिमेय संख्या। जब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो √2 को जब √2 से हम गुना यहां पर कर रहे हैं तो देखिए 2 मिल रहा है जो परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम √2 को √3 से गुना कर रहे हैं तो √6 मिल रहा है, यानी अपरिमेय संख्या है। यानी कि इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों पॉसिबल है ना। वैसे अंतर में देखिए इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड करोगे इरेशनल नंबर है, लेकिन इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर मल्टी घटाव करोगे, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से घटाएंगे तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलेगा। जैसे अगर हम √5 में माइनस कर देते √5 को तो 0 मिलता है जो रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम √5 में घटा देते √7 को तो इरेशनल नंबर मिलेगा। तो अब आपको
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इस क्वेश्चन को देखें, कह रहा है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिलहाल हम 2011 2015 तक हम देखे कि ये 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है और आगे आने वाले समय भी में ये रिपीटेड किया। और हम क्वेश्चन दिखाते, देखिए 1/√2 अपरिमेय साबित करना, ये भी सवाल पूछा गया है ना। और आप देखिए कि 5√3 भी एक प्रकार का अपरिमेय संख्या, ये भी सवाल पूछा गया है। और आप देखिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2012 2013 2019 तीन साल पूछा गया है और आगे आने वाले समय में भी एक बार ये क्वेश्चन जरूर रिपीट हुआ होगा। तो ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन। और जब कोरोना काल के बाद से जब बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा पूछा जाता है और ये 2 नंबर वाला में पूछा जाता है, 5 नंबर का वेटेज कम गया है। और आप देखिए क्वेश्चन हम दिखाते हैं कि देखिए ये क्वेश्चन √3 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या 12 में 14 में 17 में 18 में पूछा है। और अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है √5 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या साबित करना है 14 में 15 में 18 में। कई कई एग्जाम में पूछा गया, कई कई बार सवाल कोई ऐसा है जिसको कई कई बार रिपीटेड कर कर पूछा गया। हम एक दो क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को बनाते हैं तो आप कैसे बनाओगे, तो इसको हम साबित कैसे करेंगे कि सिद्ध करना है कि √5 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, ये साबित करना है। तो हम इसको मिथ्या यानी कि झूठ मूठ कर मान लेंगे, जबरदस्ती मान लेंगे। है ही नहीं अपरिमेय संख्या, लेकिन जबरदस्ती मान लेना है, झूठ मूठ के मान लेना है कि ये एक प्रकार का परिमेय संख्या है। झूठ मूठ के मान लेना है, जबरदस्ती मान लेना है। नहीं नहीं, लेकिन मान लेना जबरदस्ती। अगर आप इसको परिमेय संख्या मानोगे तो लॉजिक है कि परिमेय संख्या का सारे प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करेगा। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो परम कर्तव्य क्या है, पहला काम क्या है, पहला काम यही है कि माना कि रूट कितना है 5 है, √5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको मान लिया, हमने इसको मान लिया कि एक परिमेय संख्या है। जगह कम था, शॉर्ट में लिख दें। अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 जो है उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां पर हम कहेंगे कि Q 0 के बराबर नहीं है तथा नहीं और हम कहेंगे कि P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है। P तथा Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। साथ ही साथ शक्कर सा होता है, साथ ही साथ P Q में एक के, है ना, एक के अलावा कोई, है ना, कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये है डिफिनेशन। अगर हम √5 को परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या का ये सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा कि P और Q पूर्णांक संख्या है, साथ ही साथ P और Q में एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलिए समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, अब यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, कहेंगे समीकरण 1 से आते हैं। और समीकरण 1 पे लिखा हुआ है
कि √5 इक्वल टू पी बटा क्यू, और हमारी चाहत है, हमारी पसंद, हमारी चाहत है कि जो रूट है वो गायब हो जाए। ये जो रूट है, ये रूट गायब हो जाए, ये खत्म हो जाए, रूट को हम भगाना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, जिसको भगाना चाहते हैं उसी चीज से हम भागा दे देंगे। यानी कि हम रूट को भगाना चाहते हैं तो हम यहां पर भागा नहीं देंगे, यहां पर क्या करेंगे कि दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर हम यहां पर दोनों तरफ वर्ग कर दे तो आप देखिए रूट जो 5 है वो 5 बन जाएगा, √5 जो है वो 5 बन जाएगा, और ये हो जाएगा p का स्क्वायर, और ये हो जाएगा q का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर के √5 गायब हो गया, ये हो गया p का स्क्वायर, ये हो गया q का स्क्वायर। हम यहां पर क्या करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। क्यू को 5 के जगह पर लेकर चलाते हैं, आप 5 को क्यू के स्थान पर लेकर चलाते हैं। लेफ्ट वाला, ये जो लेफ्ट है ये कौन हो गया आपका, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो लेफ्ट वाला जो 5 है उसको नीचे लाएंगे हर में, और हर वाला को ले जाएंगे 5 के पास। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमको ये पता चलेगा कि ये जो क्यू का स्क्वायर है वो तुम्हारा पी का स्क्वायर बटा में 5 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है कहेंगे, चूंकि 5 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। हमने ये लिखा कि 5 है नीचे, पी है ऊपर, तो 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। इसका मतलब 5 जो है वो पी से क्या होगा, विभाजित होगा। 5 जो है वो पी से क्या होगा, विभाजित होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर पी स्क्वायर को 5 काट रहा है, 5 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब है कि पी में कॉमन फैक्टर 5 अगर काट रहा है, इसका मतलब क्या है कि पी में कॉमन फैक्टर 5 है, लेकिन डिफिनेशन कहता है कि पी और क्यू में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी हमने जो गलती किए थे उसका खामियाजा भुगत रहे हैं कि पी में कॉमन फैक्टर 5 आ गया है। वैसे ही इसके बाद हम क्या मानेंगे, इसके बाद हमने देखा कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 आया। अब ये पी स्क्वायर को कुछ और चीज मान लेना है। हमने मान लेते हैं कि माना कि पुनः, हम इसको ऐसे लिखेंगे, पुनः, एक बार मान चुके ना, पुनः माना कि जो पी है वो 5 के है। अगर यहाँ पर नेक्स्ट में देखिएगा, यहाँ पर 4 रहता तो p इक्वल टू 4 के मानते, यहाँ पर 6 रहता तो p इक्वल टू 6 का मानते, यहाँ पर 7 रहता तो p इक्वल टू 7 के मानना पड़ता। हमने p इक्वल टू 5 के माने, p इक्वल टू 5 के क्यों माने, क्योंकि p के नीचे 5 है। अब इसको हमने p इक्वल टू 5 के मानिए, यानी p जो है वो 5 से डिवाइड होता है, 5 का फैक्टर 5 उसमें है, p में 5 कॉमन फैक्टर है, p में 5 कॉमन फैक्टर है मान लिए। तो अगर हम इसको इक्वेशन 2 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं, तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 में p का मान रखने पर समीकरण 2 में अगर हम p का मान रखते हैं तो देखिए तो क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा q का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा q के स्क्वायर में। यहां देखिए p के जगह पर हम 5 रख रहे हैं, तो p का स्क्वायर है, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 का 25, अब k का स्क्वायर करेंगे तो k का स्क्वायर, अब बटा में 5 आ जाएगा। अगर हम इसको काटे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी हमको ये पता चल रहा है कि q का स्क्वायर इक्वल टू 5 और k का स्क्वायर है। तो हम यहां से अगर k स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो k स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा q का स्क्वायर और बट्टा में 5। अब हमको यहां पर क्या पता चला फिर कि चूंकि 5 जो है वो q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है,
विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसीलिए 5 पी से विभाजित होगा, पी से विभाजित होगा। इसको इक्वेशन थर्ड करते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से हमको क्या पता चला कि P में भी कॉमन फैक्टर 5 है और Q में भी कॉमन फैक्टर 5 है। यहां लिख देंगे कि समीकरण समीकरण 2 तथा समीकरण 2 तथा 3 से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि P और Q में कॉमन फैक्टर 5 है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या रहता तो P और Q में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर 5 कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब है हमने गलती माने थे, उसी का खामियाना भुगते हैं। तो हम यहाँ पर माफी मान लेंगे। क्या माफी मांगेंगे? अतः लिख देंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 एक कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ये इसका राइट सॉल्यूशन हुआ। तो बताइए कि आपको क्या समझ में आया, मजा लगा? चलिए, अगर बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। तो देखें ना, इस प्रकार का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम आपके लिए बता देते हैं कि देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक टाइप हम इस कैटेगरी में और आपको बता देते हैं, जैसे ये वाला हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस प्रकार का भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ऐसा सवाल दे दिया जाए, इस प्रकार का सवाल दे दिया जाए और आपको साबित करने के लिए कहा जाए कि आप साबित करो कि एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, तो कैसे साबित करोगे? क्या इसका अपोज है? क्या हमने जो पिछला सवाल साबित किए उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को साबित करेंगे? नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन को साबित जो करना है वो तुलनात्मक विधि से साबित करना है, कंपेयरिंग मेथड अपनाना है। और कंपेयरिंग मेथड क्या? हम एक सवाल आपको सॉल्व कर बताते हैं कि इस प्रकार से अगर सवाल पूछेगा तो आप इसको कैसे आसानी से, इजी मेथड से आप इसको बनाकर आप अपना 2 नंबर फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे परम कर्तव्य, पहला काम आपका क्या है कि जो संख्या दी गई है उसको मान लेंगे कि माना कि क्या है 3 + 2 √5 एक कौन सी संख्या मानना है? परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। हम बोले कि इसको जबरदस्ती मानना है, जबरदस्ती अगर साबित करना है तो उल्टा मानना है। हमको कह रहा अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए हमको मानना है परिमेय संख्या, जबरदस्ती मानना है। मान ली हमने ये परिमेय संख्या है, तो सीधी सी बात है कि अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का सारा प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करेगा। यानी इस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कहेंगे जहां Q तो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, और तथा क्या कहेंगे कि P और Q जो है वो आपका पूर्णांक संख्या है। P और Q तुम्हारा पूर्णांक संख्या है। साथ ही साथ P और Q में एक के अलावा कोई है ना, कोई अन्य उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड अनुभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। नहीं, ये
डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हमने इसको परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या में पी और क्यू पूर्णांक संख्या होना चाहिए और साथ ही साथ पी और क्यू में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, कहेंगे आते हैं समीकरण एक से। और समीकरण एक में है 3+2√5 इक्वल टू पी बटा क्यू। इन दोनों को तुलना करें, दोनों तरफ हम बारीकी से देखें तो 3 भी है पूर्णांक संख्या, 2 भी है पूर्णांक संख्या, पी भी है पूर्णांक संख्या, क्यू भी है पूर्णांक संख्या। तो हमारा दूसरा कर्तव्य क्या है, ऐसे सवाल में दूसरा कर्तव्य क्या है कि पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या के तरफ ले जाना, पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या के तरफ विस्थापित करना, पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या के तरफ रखना। तो हम वही काम करते हैं कि 3 को अगर हम राइट तरफ ठेल दें तो 2√5 इक्वल टू टी बटा में क्यू, और इधर पॉजिटिव था इधर आया तो निगेटिव हो गया। चलिए एक पूर्णांक संख्या और इधर है तो हम इसको इधर ठेल देंगे तो इधर बचेगा √5, इसको राइट तरफ लाएंगे तो 1/2 इंटू पी बटा क्यू माइनस 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर क्या कहेंगे, कहेंगे समीकरण 2 को दोनों तरफ तुलना करने पर क्या कहेंगे, समीकरण 2 को, है ना, दोनों तरफ, दोनों तरफ समीकरण 2 को दोनों तरफ आप तुलना कर दो। तुलना करने पर अगर हम समीकरण 2 को दोनों तरफ तुलना करें हमको क्या पता चलता है, देखिए राइट हैंड साइड में हम तुलना कर रहे हैं कि 1 है, 2 है, आपका 3 है, पी है और क्यू है। ये एक प्रकार का पूर्णांक संख्या है। ये आपका कौन सी संख्या है, ये आपका पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 पी बटा में क्यू और -3 ये एक प्रकार का फ्रैक्शन है, एक प्रकार का भिन्न संख्या है, एक प्रकार का फ्रैक्शन है, एक प्रकार का भिन्न संख्या है। लेकिन लेकिन अगर हम √5 के बारे में बात करें तो √5 आपका कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हुआ कि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और भिन्न संख्या की बात करें, भिन्न संख्या की बात करें, ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होता है। तो ले देंगे अतः हमारी मान्यता, हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है कि क्या, कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमारी मान्यता गलत है तो √5 एक प्रकार का परिमेय संख्या है, इसीलिए नहीं 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 नहीं, हमारी मान्यता गलत है कि 3+2√5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसीलिए 3+2√5 एक कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार का सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। यानी कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो पहले अध्याय से जितना सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए तो हम आपके प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारा क्वेश्चन दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज कर कर इन सभी क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट कर हम अपना अपना राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए और देखते हैं, देखिए ये भी आपका है। अगला टॉपिक आप समझिए, अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ये लास्ट टॉपिक अंतिम टॉपिक है, ठीक है ना। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ये क्या है, किसी भी परिमेय संख्या को देखो दशमलव प्रसार निकालना है तो आपको पता है कि P बटा Q के रूप में अगर कोई संख्या है जहां पर Q नहीं 0 के बराबर होना चाहिए और साथ ही साथ P और Q में
क्यू में एक के अलावा, है ना, एक के अलावा कोई, एक के अलावा कोई अन्य अन्य उभयनिष्ठ अन्य उभयनिष्ठ अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी फैक्टर फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा। अगर परिमेय संख्या है तो किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ये जो दशमलव प्रसार देख रहे हैं, इस दशमलव प्रसार को पता करने के लिए पहला काम क्या है कि आप पी और क्यू को देखिए। पहला काम है, परम कर्तव्य है कि जो परिमेय संख्या दे रखा है उस परिमेय संख्या के अंश और हर को देखना है। यदि अंश हर में कोई कॉमन फैक्टर है तो सबसे पहले उस कॉमन फैक्टर को गायब करना है। पहले क्या करना है कि अंश हर को देखना है। यदि कॉमन फैक्टर रहेगा, यदि कॉमन फैक्टर है, यदि कॉमन फैक्टर है तो उसे उसे काट देना है, काट देना है, काट देना है। जो भी कॉमन फैक्टर रहेगा उसको काट देंगे। उसके बाद ऊपर नहीं देखना है, नीचे देखना है, हर देखना है। क्या देखना है? हर देखना है। अंश को नहीं देखना है, हर को देखना है, हर को देखना है। हर मतलब क्यों, यानी कि इसका पहला कॉन्सेप्ट कि यदि हर में केवल हर में हर में केवल हर में केवल दो या दो का योग रहे, केवल दो या दो का योग हो, मतलब दो दो पर पावर 5, दो पर पावर 10, दो पर पावर 50, दो का योग हो, लेकिन हर में केवल दो होना चाहिए। या दूसरा कॉन्सेप्ट, हर में केवल हर में केवल 5 हो, चाहे 5 का योग हो, 5 हो चाहे 5 का योग हो, 2 हो, 5 5 हो, 5 10 हो, 5 1 करोड़ हो, लेकिन हर में केवल 5 ही होना चाहिए। तीसरा कॉन्सेप्ट कि हर में केवल 2 गुने 5 यानी 2 पर पावर n और 5 पर पावर m हो, तो यह संख्या जो होगा, इस प्रकार की जो संख्या होगा उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत हो जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने पूछा कि 7/8 इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो हम ऊपर नीचे देखें, लग रहा है एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम ऊपर नहीं देखना है, अब नीचे देखेंगे, नीचे विचार करेंगे। 8 है, 8 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो खाली 2 मिलेगा, तो केवल 2 मिलेगा। अगर ये केवल 2 है तो बिना कुछ किए हम कहेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। जैसे हम 1/3 लिखते हैं, हमने अंश और हर को देखे, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि 3 है। अब 3 हमने देखा कि हर में केवल 2, केवल 5 या 2 5 होना चाहिए, इसके अलावा अन्य कोई है, यानी कि 2 नहीं है, 5 नहीं है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत होगा, है ना। तो दशमलव प्रसार से एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम क्या करेंगे, P/Q पहले चेक करेंगे कि P और Q में एक के अलावा अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको काट के हटा देना है, फिर ऊपर नहीं देखना है, यानी अंश को नहीं देखना है, हर को देखना है। और हर में अगर केवल 2 हो, केवल 5 हो, चाहे 2 और 5 साथ साथ हो, तब उस कंडीशन में उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, है ना। एक होता है अवसानी आवर्ती, अवसानी आवर्ती संख्या, है ना। अब समझिए, अवसानी आवर्ती संख्या यानी टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या होता है, अवसानी आवर्ती संख्या क्या होता है, वह संख्या होती है जिसमें दशमलव के बाद अंकों का एक समूह आवर्ती रूप से दोहराता है। दशमलव के बाद
एक संख्या का समूह जो होता है वो आवर्ती रूप से दोहराता है, रिपीट करता है, अब उस प्रकार की संख्या को आवसानी आवर्ती संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे हम 1/3 लिखते हैं तो 0.33333 और ये ऐसी जाता है। हम इस संख्या को 1/3 को हम इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 पर रेकरिंग। इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 पर एक बिंदा लगा दो। एक बिंदा लगाए मतलब 3 रिपीट कर रहा है। वैसे अगर हम बात करें ऐसे लिखा हुआ 0.432, अब मान लेते हैं 323232 एक पैटर्न देखो पकड़ लिया है। इस सवाल में 32323232 रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इस सवाल को हम चाहे तो 0.43232 रिपीट कर रहा है, 32 पर एक डाल दो, है ना। इस सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.432, ये दोनों संख्या रिपीट कर रहा है तो दोनों संख्या पर बिंदा डाल देंगे, है ना। तो अवसानी आवर्ती संख्या इस प्रकार की संख्या होता है। तो ये आपको अवसानी आवर्ती संख्या है। और ये अगर ये है इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अवसानी आवर्ती संख्या होती है। इस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये भी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि अवसानी आवर्ती संख्या क्या होता है। आगे देखिए, आगे है अवसानी अनावर्ती संख्या है। ये जब की बार क्या था, अवसानी आवर्ती संख्या, अब की बार अवसानी अनावर्ती, नहीं रिपीट कर रहा है, यानी कि देखो टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रिपीटिंग नंबर है, रिपीट नहीं कर रहा। क्या करा कि वह संख्या जो दशमलव के बाद सीमित संख्या में अंक रखती है और उसके बाद कोई आवर्ती पैटर्न नहीं दिखाता। सीमित संख्या में अंक रखता है, अंक जो है वो सीमित संख्या में रखता है। देख लीजिए दशमलव के बाद अंक जो है वो सीमित संख्या में रखता है, अंक रखता है और उसके बाद कोई आवर्ती वाला पैटर्न नहीं दिखाता, मतलब 0.4325 ये सीमित में संख्या रख रहा है। देख लो 4 नंबर सीमित में, क्या कोई अंक रिपीट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा है, कर रहा है रिपीट नहीं। आप इसको भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना, इसको भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी ये भी संख्या जो होगा वो कौन सी संख्या होगा, ये भी तुम्हारा परिमेय संख्या ही होगा। एक नंबर आम है, आप इसको समझिए। अगला था अवसानी आवर्ती अनावसानी आवर्ती, अगला है अनावसानी आवर्ती। अच्छा एक और होना चाहिए अवसानी अनावर्ती, अब यह है अनावसानी, हाँ अनावसानी आवर्ती, अनावसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग या रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग या रिपीटिंग। इसमें क्या होती है, वे परिमेय संख्या होती है जिसका दशमलव प्रसार कभी समाप्त नहीं होता है और दशमलव के बाद अंकों का एक समूह अंक बार बार दोहराया जाता है, अंकों का एक समूह बार बार, जैसे 0.4325325 ये कह रहा है कि देख लीजिए पढ़कर, वे परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार कभी समाप्त नहीं हो रहा है, 3 बिंदा लगाने के मतलब है कि और आगे जा रहा है और दशमलव के बाद अंकों का एक समूह बार बार दोहराया जाता है, जैसे 325 325 325 ये जाएगा जाएगा। तो ये भी संख्या जो होती है ये भी तुम्हारा कौन सी संख्या होती है, एक प्रकार का परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। और लास्ट टॉपिक है कि अनावसानी आवर्ती, अनावसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, यही एक ऐसा संख्या है जो अनावसानी 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 अनावर्ती, अनावर्ती, आप इसको पकड़िए,
अना, 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 ये दोनों में अना अना मिल रहा है। सारणीवर्ती ये ही खाली जो होता है वो अपरिमेय संख्या का संबंध बनाता है, यही खाली अपरिमेय संख्या। इसमें क्या होगा 0.4320, 0432000, फिर 4320000, 432 और आगे क्या होगा पता नहीं। ये इस पैटर्न को पकड़ता है। अब इस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो इस संख्या को हम लोग कहते हैं अनावसानी अनावर्ती संख्या। तो ये भी आपको बात समझ में आया होगा। चलिए, अगर मन लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और इससे देखिए सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। कह रहा है कि बिना किसी लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि 7/70 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो सीधा सीधे आपको नजर आया 7/80 था, 70 नहीं था, 80 था। इसको हमने देखे तो ऊपर नीचे में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 7 को हमको देखना नहीं है। 80 को तोड़े तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तहे के 80। हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 85, यानी 7 और 2 पर पावर 4 गुने 5। नीचे खाली देखना, नीचे 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 में केवल 2 केवल 5 और 2 और 5 रहे, तब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, अशांत नहीं है। वैसे देखिए आज भी सवाल पूछा, आप इस सवाल का आंसर कमेंट में जरूर कर हमें बताइएगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। वैसे ही 33/8 का दशमलव प्रसार आपको बताना है कि शांत है या अशांत है। कमेंट कीजिए और बताइए किसका क्या है। वैसे इस संख्या को कह रहा है P/Q के रूप में लिखें। चलिए, वीडियो को अपने अंतिम तक देखें तो आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आप